तो भारत सरकार ने अपने नए बजट के साथ ना भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। और ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी बिल्कुल साफ रणनीति है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये बजट भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की नींव रख रहा है। देखिए, इस पूरे बजट का सार ना बस एक लाइन में छिपा है, और वो लाइन ये है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग बजट है। बस यही वो सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द हर पॉलिसी, हर रुपया, हर टारगेट, सब कुछ घूम रहा है। फोकस बिल्कुल क्लियर है, भारत के कारखानों को भविष्य के लिए तैयार करना। अच्छा, तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सरकार का बड़ा आइडिया क्या है, फिर वो कौन सी नई फैक्ट्रियां हैं जिन्हें बनाने का प्लान है, इसके बाद आम लोगों और सर्विसेज को कैसे ताकत दी जा रही है वो समझेंगे, और आखिर में उन नंबर्स पर नजर डालेंगे जो इस पूरे प्लान को मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी वो बड़ा आइडिया क्या है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बजट सिर्फ अगले 1 साल के खर्चों का हिसाब किताब नहीं है। नहीं, ये एक बहुत दूर की सोच वाली प्लानिंग है जो दशकों आगे देखकर भारत के भविष्य का रास्ता बना रही है। और वो बड़ा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना। पर बात सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं है। असली चैलेंज, जैसे कि यहां दिख रहा है, वो है ग्रोथ और सबको साथ लेकर चलने के बीच एक बैलेंस बनाना। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी तैयार करना जो सिर्फ पावरफुल ना हो, बल्कि ये भी पक्का करे कि उसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, कोई पीछे ना छूटे। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना महत्वाकांक्षी प्लान मुमकिन कैसे है? वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी फिलहाल एक गोल्डीलॉक्स जोन में है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। ग्रोथ अच्छी चल रही है, महंगाई कंट्रोल में है, सरकार पैसों का अनुशासन बनाए हुए है और रुपया भी स्टेबल है। ये 4 पिलर्स एक मजबूत फाउंडेशन की तरह है जिस पर सरकार अपनी मैन्युफैक्चरिंग वाली पूरी इमारत खड़ी कर सकती है। तो चलिए, फाउंडेशन तो तैयार है, अब देखते हैं कि इस पर बन क्या रहा है। और हाँ, ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी हिस्सा है, भारत की नई फैक्ट्रियां और हाईटेक इनिशिएटिव्स। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की। अब यहां सोच सिर्फ चिप बनाने तक सीमित नहीं है, उससे कहीं आगे की है। लक्ष्य है एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, एक ऐसा माहौल जहां चिप्स की डिजाइनिंग हो, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी बने, रिसर्च हो और उन्हें बनाने वाले एक्सपर्ट्स भी यही तैयार हों, सब कुछ भारत में। कोशिश यह है कि भारत को दुनिया के सेमीकंडक्टर मैप पर एक बड़ा प्लेयर बनाया जाए। अगला बड़ा दांव है बायो फार्मा शक्ति मिशन पर। यहां भारत की नजर है दवा बनाने के सेक्टर में, खास तौर पर बायोसिमिलर दवाओं के मामले में दुनिया का एक बड़ा हब बनने पर। अब ये सुनते ही दिमाग में आता है कि ये बायोसिमिलर आखिर हैं क्या चीज? तो सवाल तो है ही कि ये बायोसिमिलर दवा क्या होती है। चलिए इसको समझते हैं। इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक बहुत महंगी बायोलॉजिकल दवा है जिसका पेटेंट अब खत्म हो गया है। तो अब दूसरी कंपनियां उसकी लगभग एक जैसी कॉपी बना सकती हैं। और क्योंकि ओरिजिनल दवा तो पहले ही सेफ और असरदार साबित हो चुकी है, तो इस नई बायोसिमिलर दवा को सालों तक चलने वाले महंगे ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ता। ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए पैसे बचाने और दवा को बाजार में जल्दी लाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है टूल रूम्स का। जरा सोचिए, एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर ही एक और छोटी सुपर हाईटेक फैक्ट्री है, और इस छोटी फैक्ट्री का काम क्या है? मेन फैक्ट्री के लिए एकदम खास तरह के टूल्स और पार्ट्स बनाना। इससे होता यह है कि प्रोडक्शन में प्रिसिजन और एफिशिएंसी, मतलब सटीकता और रफ्तार, दोनों बढ़ जाती है। बजट में एक और शब्द बार बार आया, टोल मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका सड़क वाले टोल नाके से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर यह है क्या? देखिए, टोल मैन्युफैक्चरिंग एक तरह की पार्टनरशिप है। मान लीजिए एक कंपनी ए है जो कच्चा माल और डिजाइन देती है, और ये कंपनी बी है जो सिर्फ अपनी फैक्ट्री और अपने लोगों का इस्तेमाल करके उस सामान को बना देती है। प्रोडक्ट की मालिकी कंपनी ए के पास ही रहती है। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में इस तरह की डील्स के लिए खास टैक्स छूट का जिक्र है, ताकि ऐसी पार्टनरशिप्स को और बढ़ावा मिले। अच्छा, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात तो हो गई, लेकिन इकोनॉमी सिर्फ इनसे तो नहीं चलती है ना। छोटे बिजनेस का क्या, सर्विस सेक्टर का क्या? आइए देखते हैं बजट में उनके लिए क्या है। देखिए, जो छोटे और मीडियम बिजनेस होते हैं यानी एमएसएमईज, उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी में से एक है पेमेंट में देरी। पैसा अटक जाता है जिससे उनका पूरा कैश फ्लो बिगड़ जाता है।
तो सवाल है, बजट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? इसका जवाब है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। इसे एक ऑनलाइन बाजार जैसा समझिए। यहाँ छोटे बिजनेस अपने अटके हुए बिलों की मतलब इनवॉइसेस की नीलामी कर सकते हैं। फिर बैंक या दूसरी फाइनेंशियल कंपनियां इन बिलों को थोड़े डिस्काउंट पर खरीद लेती हैं। इससे छोटे बिजनेस वाले को महीनों इंतजार करने के बजाय तुरंत पैसा मिल जाता है। ये कैश फ्लो को बनाए रखने और बिजनेस को जिंदा रखने के लिए एक गेम चेंजर कदम है। बजट में दो और नए शब्दों का जिक्र है, ऑरेंज इकोनॉमी और सिल्वर इकोनॉमी। ये क्या चीजें हैं? देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, जैसे कि फिल्में, म्यूजिक, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन। और सिल्वर या केयर इकोनॉमी का मतलब है वो सर्विसेज जो बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी हैं। ये दिखाता है कि सरकार की सोच सिर्फ फैक्ट्री और मशीनों तक ही नहीं है, बल्कि वो भविष्य के सर्विस सेक्टर्स में भी ग्रोथ के मौके देख रही है। चलिए अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि किसी भी बजट का असली सार तो उसके फाइनेंशियल नंबर्स में ही होता है। तो उन दो बड़ी घोषणाओं पर नजर डालते हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी का बढ़ना। इक्विटी डिलीवरी पर जो टैक्स लगता था उसे डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। जाहिर है इस कदम का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ेगा, क्योंकि इससे हर खरीद बिक्री थोड़ी और महंगी हो जाएगी और इससे इन्वेस्टर्स का मूड भी बदल सकता है। और अगर लंबी अवधि की बात करें तो सरकार ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है। वो है 2030 तक देश के कुल कर्ज को जीडीपी के मुकाबले लगभग 50% पर लाना। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब पैसों के अनुशासन को लेकर एक मजबूत कमिटमेंट दिखाता है। और ये चीज़ दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये बजट एक स्ट्रेटेजिक टर्न है। ये खर्च करने या सब्सिडी देने पर नहीं, बल्कि बनाने और उत्पादन करने पर एक बहुत बड़ा दाव है। सरकार भारत की ग्रोथ ट्रेन को रफ्तार देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को अपना मेन इंजन बना रही है। और यही बात हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर इतना बड़ा दांव लगाकर भारत 2047 तक एक विकसित देश बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा कि यह महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट हकीकत में बदलता है या नहीं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।